साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। तो देखिए, टुडे सेशन की बात करें तो यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि 3 प्रश्न आपसे रैंडमली पूछे जाएंगे। जो हमने कल करंट अफेयर कराई है उसमें से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और अपने आप को खुद ये आपको जज करना है कि कल वाले प्रश्न आपको याद हैं या फिर नहीं याद हैं। उसके बाद टुडे करंट अफेयर, यानी आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो भी बनेगी उसके बारे में फुल डिटेल में जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एमपी करंट अफेयर, यानी मध्य प्रदेश करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद स्टैटिक जीके, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से स्टैटिक जीके महत्वपूर्ण होती है। जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। उसके बाद में होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था उसका जवाब देने वालों के नाम जो है स्क्रीनशॉट के साथ में आपको दिखाई देंगे। उसके बाद में टुडे होमवर्क, यानी कि आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिवीजन वाले प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। अभी हाल ही में किस प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 के टीके की विशेष खुराक के लिए गुलाबी बूथ शुरू करने का निर्णय लिया गया है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर केरल? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गुलाबी बूथ योजना शुरू की गई है कोविड-19 के विशेष टीके के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो गुजरात के किस स्थान को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? गांधीनगर, केवड़िया, जामनगर या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखते हैं। सही आंसर भी, यानी कि केवड़िया जिले को जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। और जो सरदार पटेल जी की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो भी केवड़िया जिले में ही स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? केरल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि केरल सरकार के द्वारा नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर 9 जून टुडे करंट अफेयर। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो किस सरकार के द्वारा प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या फिर तमिलनाडु? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। अब ये योजना क्या है, किस पर लागू होगी, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो हरियाणा सरकार ने एक अनूठी और अपनी तरह की पहली पहल लॉन्च की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री प्राणवायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवन शुरू करने की घोषणा की है। अब ये क्या है, तो राज्य सरकार ने उन सभी पेड़ों को सम्मानित करने की पहल शुरू की है जो 75 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र के हैं, जिन्होंने जीवन भर ऑक्सीजन का उत्पादन करके मानवता की सेवा की है। तो 75 वर्ष से पुराने जितने भी पेड़ होंगे उनको सम्मान देने के लिए ऑक्सीवन और प्राणवायु देवता नाम से एक जो है पहल हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो अभी हाल ही में असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान किसे बनाया गया है? गहिरमाथा, रायमोना, बांधवगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर भी, यानी कि रायमोना को अभी हाल ही में असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। तो 5 कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित हैं उन सारे के बारे में आपको जानकारी देंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए, तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने घोषणा की है कि रायमोना को असम के मौजूदा राष्ट्रीय उद्यानों में जोड़ा जाएगा। 422 वर्ग किलोमीटर रायमोना से पहले मौजूद 5 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, औरंग और डिब्रू साइखोवा। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? तो आपके असम में ही स्थित हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से देख लीजिए। काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और डिब्रू साइखोवा। और 6वां कौन सा हो जाएगा? तो रायमोना जो है वो 6वां हो जाएगा। 422 वर्ग किलोमीटर में फैला रहेगा आपका रायमोना। रायमोना 2837 वर्ग किलोमीटर के मानस बायोस्फीयर रिजर्व और चिरांग रिपु हाथी रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। यानी कि इससे पहले जो रायमोना है वो किससे जुड़ा हुआ था? तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा रायमोना, जिसको अब अलग करके एक अलग से राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा रहा है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इससे पहले वो किसका हिस्सा था? तो आप बताएंगे मानस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा था जो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, तो हाल ही में कौन सा भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी वर्तमान पुरुष खिलाड़ियों में दूसरा सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाला खिलाड़ी बन गया है? बाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री, लियोनेल मेसी या फिर विजय शाह? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि सुनील छेत्री अभी हाल ही में वर्तमान में जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें गोल करने वाले, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए,
तो भारत की फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने 7 जून 2021 को अली माबखौत और लियोनेल मेसी को पछाड़कर वर्तमान पुरुष खिलाड़ियों में दूसरे सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यानी कि माबखौत और लियोनेल मेसी से आगे निकल गए हैं भारत के सुनील छेत्री। कतर में फीफा विश्व कप क्वालिफायर मुकाबले में छेत्री ने बांग्लादेश के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की है। अब वे पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सार्वकालिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में 11वें स्थान पर पहुंच गए। यानी कि पूरे इतिहास में जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए हैं उनमें वे 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं और वर्तमान में दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने सबसे अधिक गोल किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जहां वोट वहां वैक्सीन नामक सामूहिक टीकाकरण अभियान कहां पर चालू किया गया है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या फिर हिमाचल? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि दिल्ली में जहां वोट वहां वैक्सीन नामक जो है टीकाकरण अभियान चालू किया गया है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस अभियान के बारे में। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 सप्ताह के भीतर 45 वर्ष से अधिक के सभी लोगों को टीकाकरण करने के उद्देश्य से जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक एक सामूहिक टीकाकरण अभियान चालू किया है। इस आयु के वर्ग के लोगों को टीके की कम से कम एक खुराक जरूर दी जाएगी। तो 4 सप्ताह के अंदर जितने भी 45 वर्ष से उम्र के लोग हैं उन सबको एक टीके की खुराक तो जरूर दे दी जाएगी। ये इनका लक्ष्य है 4 सप्ताह के भीतर। दिल्ली में 45 साल से अधिक उम्र के 57 लाख लोग हैं। इनमें 22 लाख लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है। तो पहली खुराक वैक्सीन की 22 लाख लोगों को मिल चुकी है। बाकी बचे हुए जो लोग हैं उनको खुराक देने के लिए ये यहाँ पर कार्यक्रम चालू किया गया है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? 2 जून, 3 जून, 7 जून या फिर 8 जून? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। अब इसकी थीम क्या है और क्या क्या महत्वपूर्ण है, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो लोगों को समुद्र से हुए अब तक के लाभ के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व महासागर दिवस हर वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2008 में विश्व महासागर को आधिकारिक अवसर के रूप में घोषित किया था। यानी कि 2008 में घोषणा कर दी थी कि प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाएगा। 2021 की थीम क्या है? तो द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड जो है वो 2021 की थीम है। तो थीम याद रखिएगा, विश्व महासागर दिवस 8 जून 2021 की थीम क्या है? तो द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड, ये इस वर्ष की थीम रखी गई है। विश्व महासागर दिवस की परिकल्पना पहली बार 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में प्रस्तावित की गई थी। तो पहली बार पृथ्वी सम्मेलन में 1992 में बोला गया था कि हमें एक महासागर दिवस मनाया जाना चाहिए। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने 2008 में इसके लिए बिल्कुल घोषणा भी कर दी, हाँ बिल्कुल अब हम इस महासागर दिवस को मनाएंगे। तो बात पहली बार कब की गई? 1992 में। पहली बार चालू कब किया गया? 2008 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्लास्टिक हैकाथन 2021 अभियान की शुरुआत किस मंत्री के द्वारा की गई है? प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल या फिर धर्मेंद्र प्रधान? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा प्लास्टिक हैकाथन 2021 अभियान की शुरुआत की गई है। अब ये अभियान क्या है आइए बताते हैं। देखिए, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 8 जून 2021 को प्लास्टिक हैकाथन 2021 अभियान की शुरुआत की है। 2 महीने तक चलने वाला यह जागरूकता अभियान सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयुक्त विकल्प खोजने और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के नए तरीकों की पहचान करने में मदद करेगा। यानी जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है, अपनी पॉलीथीन वगैरह होती है, तो इसको जो है कम से कम उपयोग किया जाए और इसका कोई विकल्प ढूंढा जाए और इसको कैसे प्रबंधित किया जाएगा इस कचरे को, इसके बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए चालू किया गया है। IUCN के अनुसार हर साल हमारे महासागरों में कम से कम 8 मिलियन टन प्लास्टिक जमा हो जाता है। बहुत खतरे वाली बात है कि 8 मिलियन टन जो प्लास्टिक है वो समुद्रों में जमा हो जाता है हर साल। ठीक है, ये IUCN की रिपोर्ट यहाँ पर आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है 9 जून 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो मध्य प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी में अंबेडकर पार्क का 14,40,000 रुपए की मदद से सौंदर्यीकरण किया जाएगा? मुरैना, दतिया, राजगढ़ या फिर भिंड? आइए आंसर देखते हैं। कहाँ पर है ये? हनुमानगढ़ी। सही आंसर बी, यानी कि दतिया में आपका ये हनुमानगढ़ी स्थित है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं और दतिया में अभी हाल ही में कौन कौन सी योजनाएं चालू की गई हैं उनके बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए, दतिया जिले की हनुमानगढ़ी नामक स्थान पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अंबेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए 14,40,000 रुपए का आवंटन किया गया है। हनुमानगढ़ी मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। तो कई बार यह प्रश्न पूछा गया, पटवारी वाले एग्जाम में भी पूछा गया था कि हनुमानगढ़ी किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है हनुमानगढ़ी जो है वो दतिया जिले में स्थित है। ठीक है, बाकी अभी हाल ही में मां रतनगढ़ सिंचाई परियोजना की शुरुआत दतिया जिले की सिंध नदी पर दोबारा चालू कर दी गई है। अभी क्या है कि सिंध नदी में पानी कम हो गया था तो ये परियोजना रोक दी गई थी, लेकिन
लेकिन अब सिंध नदी में पानी आने के बाद में पुनः इस परियोजना को चालू कर दिया गया है। कौन सी परियोजना है? तो रतनगढ़ सिंचाई परियोजना। ठीक है, चलिए 100 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र दतिया के भांडेर जिले में खोला जा रहा है। ये भी आपको याद रखना है, करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो कोविड के बाद की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के किस संस्थान ने GIZ के साथ समझौता किया है? IIT रोपड़, IIM इंदौर, IIT इंदौर या फिर IIT खड़गपुर? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा IIM इंदौर। ठीक है, यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। IIM इंदौर ने यहाँ पर GIZ के साथ में समझौता किया है। ठीक है, इंदौर याद रखिएगा, IIM इंदौर, मैनेजमेंट वाला इंदौर यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, डिस्क्रिप्शन में हमने पूरी जानकारी दी है। देखिए, IIM इंदौर ने कोविड के बाद आने वाली चुनौतियों में व्यवसायियों की मदद करने के लिए GIZ यानी कि जर्मन संघीय आर्थिक विकास संगठन के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने किए हैं? IIM इंदौर ने किए हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में कोविड महामारी के बाद उत्पन्न स्थितियों के साथ चुनौतियों से निपटना एवं आगामी महामारी जैसी स्थितियों के खिलाफ तैयारी करना है। यानी कि आगे भी अगर ऐसी कोई महामारी आती है तो उसके खिलाफ तैयारी करना, और जो वर्तमान में महामारी चल रही है इसकी चुनौतियों से निपटने के लिए IIM इंदौर ने GIZ के साथ में समझौता किया है। GIZ का नाम याद रखिएगा, जर्मन संघीय आर्थिक विकास संगठन। ठीक है, देखिए, इसके लिए IIM इंदौर को 85.3 लाख रुपए का शोध अनुदान भी प्राप्त हुआ है भारत सरकार के द्वारा। यानी कि इसमें जो भी इस क्षेत्र में जो भी कार्य करना चाहते हैं IIM इंदौर वाले, उनके लिए भारत सरकार के द्वारा 85.3 लाख रुपए यहाँ पर शोध यानी कि रिसर्च के लिए प्रदान किए गए हैं IIM इंदौर को। ठीक है, इंदौर भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर IIT और IIM दोनों स्थित हैं। ठीक है, तो भारत का एकमात्र ऐसा शहर इंदौर है जहां पर IIT और IIM दोनों स्थित हैं। व्यापक में कई बार यह परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर IIM इंदौर होगा। याद रखिएगा, गलती से वहां पर सी ऑप्शन हो गया है, वहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है स्टैटिक जीके का छुपा रुस्तम क्लास, यानी कि ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में अब तक आए हैं और जिनकी आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, कौन मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है? ऐसा कौन है जो मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगा सकता है? उच्चतम न्यायालय, संसद, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रतिबंध लगाए ही नहीं जा सकते? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि संसद के द्वारा जो है प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं मौलिक अधिकारों पर। ठीक है, आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो संसद मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 13(1) में कहा गया है कि संविधान लागू होने से ठीक पहले भारत के क्षेत्र में लागू होने वाले सभी कानून अगर मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो वे शून्य माने जाएंगे, और इसको खत्म करने का अधिकार भी संसद के पास में है, और मौलिक अधिकारों पर भी उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी संसद के पास में है। ठीक है, जैसे जब इमरजेंसी लगती है तो मौलिक अधिकारों पर यहाँ पर रोक लगा दी जाती है। किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा लगाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने कहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को? ठाकुर भार्गव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखते हैं, किसने राजनीतिक कुंडली कहा है? सही आंसर सी, यानी कि कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने भारतीय प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है। ठीक है, याद रखिएगा, राजनीतिक कुंडली की बात की जा रही है। तो कन्हैयालाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली बताया है, और जो प्रस्तावना है वो नेहरू के उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। जो नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसके आधार पर जो है जो आपकी प्रस्तावना है इसको बनाया गया था, और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने इसे राजनीतिक कुंडली भी कहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो भारत की पहली सी प्लेन या फिर जल विमान सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि गुजरात में चालू की गई है भारत की पहली सी प्लेन या फिर जल विमान सेवा। अब ये सेवा क्या है देखिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रेल सेवा नहीं है, यहाँ पर सी सेवा है। ठीक है, का उद्घाटन किया है। सी प्लेन जल निकाय और भूमि दोनों पर गमन कर सकता है, जिससे व्यापार और पर्यटन की अधिक अवसर खुलेंगे। देखिए, तो भारत की जो पहली सी प्लेन या फिर जल सेवा शुरू की गई है वो क्या है, तो वो जल पर भी कार्य करेगी और जमीन पर भी कार्य करेगी। इसी को बोला गया है सी प्लेन सेवा। ठीक है, तो कहाँ पर शुरुआत की गई है? भारत में ये शुरुआत की गई है और गुजरात में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कल के प्रश्न का सही आंसर है अमेजन के वर्षावन। कल हमने आपसे पूछा था कि भारत जो पृथ्वी है इसका फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो अमेजन के वर्षावनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन वहाँ पर होते हैं। किस किसने सही जानकारी दी है आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर विजय कुमार मिश्रा ने बिल्कुल सही जानकारी दी है अमेजन के वनों को। उसके बाद हरीश बाबू ने अमेजन फॉरेस्ट बताया है। संध्या स्वामी ने बिल्कुल सही जानकारी दी है। उसके बाद साक्षी द्विवेदी ने अमेजन बताया है। प्रमीला प्रजापति ने अमेजन बताया है। राम बिहारी नामदेव ने अमेजन बताया है। सचिन पारासर ने अमेजन बताया है। पूजा
वेदांगी ने बिल्कुल अमेजन बताया है। उसके बाद शिल्पा वानखेड़े ने अमेजन बताया है, अवंतिका शुक्ला ने अमेजन बताया है, राधेश्याम शुक्ला ने अमेजन बताया है और शैलेंद्र चौधरी ने हमेशा की तरह बहुत अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कमेंट करने के लिए। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, चीज़ें आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज किस प्रश्न का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, तो आज का प्रश्न है, चैत्रा भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है। प्रश्न एक बार फिर से देखिए, चैत्रा भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है। समाधि स्थल के नाम लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन्हें संविधान का पिता, संविधान का जनक भी कहा जाता है। एक क्लू भी हमने आपको दे दिया। अब आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बाकी 12:30 बजे हम डेली आपके लिए MPPSC वालों की प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहते हैं। आज भी हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं दोपहर में 12:30 बजे प्रैक्टिस वाली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।